हम लोगों को लगा नहीं था शुरू में कि ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे, लेकिन अभी तक पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ संस्कृत में भी किया जा सकता है। क्या पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन अब यकीन हो रहा होगा। और संस्कृत में जहाँ तक सीटेट की तैयारी का संबंध है, तो सीटेट की तैयारी में हमें क्या क्या मिलेगा? गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत भाषा शिक्षण, 3 पार्ट में बांट के चलते हैं। गद्यांश और पद्यांश मिलाकर 15 नंबर यानी 15 मार्क्स रहेंगे, और भाषा जो है शिक्षण संस्कृत का उसमें 15। तो संस्कृत शिक्षण के में मैंने आप लोगों को बताया था हिंदी में उसका एक किताब से, उसमें हिंदी में मैंने आप लोगों को सारी बातें समझा दी थी ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाएगा सीटेट में वो संभवतः संस्कृत में ही पूछा जाएगा, भाषा शिक्षण का। और प्रश्न ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रश्न ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं, लेकिन आपको वो समझना पड़ता है कि क्वेश्चन आखिर क्या किया जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है। और जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो उसमें एक बात कॉमन आती है, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं भाषा शिक्षण से, उसमें प्रश्न में कुछ सर्वनाम आते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे कह, कह मीन्स कौन, का मीन्स कौन। तो कह पुल्लिंग के लिए आता है, का स्त्रीलिंग के लिए। इस तरह से कहीं किम आएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, किम। उसके बाद कस्मिन का भी आ जाएगा, कस्मिन मीन्स किसमें। तो ये जो प्रश्न बनाने वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ आपको किसी भी हालत में जानना होगा। अगर वो जान गए तो इजीली आप ऑप्शंस में से चुन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ हमने चर्चा की थी उसको कैसे समझा जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या था कि हम शब्द रूप को समझें, धातु रूप को समझें। शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम के हम लोगों ने देखा था, संज्ञा पद और सर्वनाम पद। उसके बाद धातु रूप, धातु के रूप होते हैं धातु रूप। धातु रूप में आपने देखा था पठ धातु, लिख धातु, भू धातु, ये धातु रूप हैं। इनका आपको रूप याद करना है। और मैंने आप लोगों को कहा था 5 लकार, लकार मतलब काल होता है, यानी टेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो 5 लकार का मैंने कहा था आप लोगों को याद कर लेने के लिए, और आप लोगों ने याद किया भी है, लेकिन उसमें वो महारत हासिल आप लोगों को अभी नहीं हुई। याद होगा लेकिन आप प्रयोग करने में उतना सहज महसूस नहीं करते, है ना। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और ग्रुप में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने कहा था संज्ञा और सर्वनाम पदों का रूप। संज्ञा पद में, अब संज्ञा समझने के लिए क्या है, आप जो चीज़ अपने आसपास में देख रहे हैं या जो आप देख सकते हैं इजीली, मैंने आँख से आप देख सकते हैं, समझिए वो सब संज्ञा है। कम से कम वो सब संज्ञा है ही। जैसे आप मुझे, जैसे अब मैं आदित्य कुमार आर्या, मैं को छोड़ दीजिए, आदित्य कुमार आर्या तो ये एक संज्ञा है। मुकेश कुमार संज्ञा है, अमरेश कुमार संज्ञा है, विभा जी संज्ञा है, मंजू जी संज्ञा है ना, लक्ष्मी संज्ञा है, प्रतिमा जी संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा है। बेंच, डेस्क, ये बोर्ड, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये कैमरा, ये माइक, ये सब क्या है? संज्ञा है। बेंच, डेस्क, छत, पंखा, ये सब क्या है? संज्ञा है। जो हम देख रहे हैं सब संज्ञा है।
गाय को देख रहे हैं क्या है? संज्ञा है। भैंस को देख रहे हैं क्या है? संज्ञा। रोड देख रहे हैं क्या है? दुकान देख रहे हैं क्या है? यानी सब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो कम से कम वो सब तो संज्ञा है ही। जो दिख गया आँख से आपको, जो वस्तु दिख गई वो सब क्या है? संज्ञा है। तो बालक क्या है? संज्ञा है। बालिका क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा पद हैं और संज्ञा पदों के रूप होते हैं संस्कृत में। और रूप कैसे होते हैं? जैसे उसमें देखा जाता है कि संस्कृत में सबका, अब जैसे लड़का, संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत में लड़का को हम बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बालक। और लड़की को क्या कहते हैं? बालिका कहते हैं। पत्ता को क्या कहते हैं? पत्रम कहते हैं। फूल को क्या कहते हैं? पुष्पम बोलते हैं। तो संस्कृत के शब्द हैं, इन शब्दों, ये सब संज्ञा पद हैं, संज्ञा शब्द हैं। इनके रूप होते हैं और इनके रूप होते हैं और इनके रूपों में एक समानता होती है। जैसे आप देखेंगे बालक, बालक शब्द है तो इसका अंत बालक, उसमें क्या है? अंत में क है ना। तो क हलंत जोड़ अ, क जो पूरा अगर रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं क यानी क हलंत जोड़ अ लिखते हैं ना। तो अंत किससे हुआ? अ से हुआ। फिर देखिए बालिका, बालिका में क्या आता है? का आता है लास्ट में। इसको हम क हलंत जोड़ क्या लिखते हैं? आ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आ लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? बालिका। फिर देखिए मुनि में, मुनि, मुनि में है ना, ये नौ हलंत जोड़ ई हुआ। नदी, नदी में क्या होगा? दो दीर्घ ईकार, दो हलंत जोड़ दीर्घ ई, है ना। अब जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, संज्ञा को ऐसे बांटते हैं ना लिंग में, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है, बालक पुल्लिंग है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें लिंगों के आधार पर, और ये देखिए अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ये अंत जिससे हो रहा है उस आधार पर शब्दों के रूप को बनाया गया है। जैसे बालक है, अंत किससे होगा? क से, यानी क हलंत जोड़ अ। तो ये अ से अंत हुआ तो ये अकारांत हो गया। क्या हो गया? और बालक है पुल्लिंग। बालक क्या है? तो अकारांत पुल्लिंग शब्द संस्कृत में जो भी हैं उन सब का रूप बालक के रूप के समान ही चलेंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग में कौन कौन शब्द है, कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम, कृष्ण, है ना। उसके बाद हम देखते हैं नर, बालक हो गया। राम, सब में क्या है? अंत में से राम में क्या लिखते हैं? राम लिखते हैं ना। राम, नर, कृष्ण, है ना, मोहन, ये सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग। क्या है? अकारांत पुल्लिंग। तो बालक का जिसको रूप याद हो जाए, राम का रूप याद हो जाए, उसको सब का रूप याद हो जाएगा, क्योंकि उसी आधार पर हमें सबको लिखना है। तो बालक शब्द का रूप आपने इसे याद किया था, तो बालकस्य मीन्स लड़का का, तो रामस्य राम का। तो ये सिमिलैरिटी है। तो आपको वर्ड को समझना है कि इसका अर्थ ये किस, जैसे अकारांत है या इकारांत, वो समझना है, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये सब अकारांत पुल्लिंग है और बालिका क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग।
मुनि। मुनि क्या है? मुनि इकारांत पुल्लिंग है। मुनि क्या है? इकारांत पुल्लिंग। तो इकारांत पुल्लिंग का सबका एक तरह से रूप चलेगा। तो ये हो गई बात शब्द रूप की। ये किसकी बात हो गई? शब्द रूप की। संज्ञा में आप विभक्ति की बात करें तो कितनी विभक्तियां? 8। संज्ञा में 8 विभक्तियां, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका वचन 3, तो 8 तिहाई 24। 24 रूप आपको याद करने होते हैं एक शब्द के लिए। जैसे बालक के लिए याद करेंगे, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, फिर बोलिए बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बोलते चलिएगा। उसके बाद बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकेभ्यः, उसके बाद बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, उसके बाद बालकस्य बालकयोः बालकानां, फिर बालके बालकयोः बालकेषु, है ना? हे बालक हे बालकौ हे बालका। तो 24 हो गए। इसी तरह राम का रूप चलेगा। उसमें कौन है सर? हाँ हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये संज्ञा पद है, क्योंकि हम उसको जैसे देखते हैं, आदमी है, राम है, कृष्ण है, कोई आदमी है तो उसको हमने देख लिया, है ना? तो वो तो हो गया। लेकिन इन शब्दों के बदले जिनका प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में जैसे ये आदित्य कुमार आर्या है, और इसके लिए मैं कहूँगा मैं, है ना? और आप लोग कहेंगे आप, नहीं कहेंगे? आप लोगों को मैं हमेशा नाम से ही तो नहीं कहता हूँ, कहता हूँ आप इधर आइए, आप वहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, कहते कि नहीं कहते? तो ये उसके बदले यूज़ हो जाते हैं, सब सर्वनाम है, नो डाउट। संस्कृत में सर्वनाम पदों का संबोधन नहीं होगा। सर्वनाम का ऐसे भी संबोधन नहीं होता है। किसी को संबोधित करते हैं नाम से करते हैं ना, तो सर्वनाम पदों का जैसे ही रूप होगा तो एक कम हो जाएगा, एक विभक्ति कम हो जाएगी। यानी 7 तिहाई 21 आपको याद करना पड़ता है। उसके बाद आप शब्द रूप में ही अभी फिलहाल आइए, तो जो अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग में आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति, उन दोनों को आप हटा दीजिए तो अकारांत नपुंसक लिंग जो भी होंगे उनका रूप हो जाएगा। जैसे देखिए पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, ये नपुंसक लिंग, और ये अकारांत है। पुष्प लिखेंगे ना, पुष्प हम लिखेंगे तो पुष्पम पुष्पे पुष्पानी होता है। क्या होता है? पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। यहाँ देखिए हम लिखेंगे पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। क्या लिखेंगे? पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। फिर दूसरा भी होगा पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। ये प्रथमा विभक्ति में, किस विभक्ति में? प्रथमा में, और ये द्वितीया में। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ये दो में यहाँ देखिए वो ऐसे लगा हुआ है, वो है ना? प्रथमा में और द्वितीया विभक्ति में ये सेम रूप है। उसके बाद तृतीया से जिस तरह बालक का चलेगा वैसा ही इसका भी चलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो पुल्लिंग का रूप याद कर लेगा, पुल्लिंग का रूप, उसे नपुंसक लिंग का रूप याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तृतीया से सेम होगा, और प्रथमा में जो होगा वही द्वितीया में भी होता है, जो प्रथमा में होता है वही द्वितीय में होता है। तो आपको 3 याद करना ना हुआ, 3 याद करते हैं 6 का काम चल जाता है, और बाकी तृतीया से लेके
संज्ञा शब्द है तो 8वीं विभक्ति तक, 8वीं तक, और अगर सर्वनाम है तो 7वीं तक। तो 2 तो ऑलरेडी आपको याद हो गया, 3 से लेके 7 तक जाते हैं उसमें, और इसमें 3 से लेके कहाँ तक जाते हैं? 8 तक जाते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम के रूप का काम खत्म। यहाँ पर एक समझना है कि आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी आप लोग शुरू से संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बीच में प्रैक्टिस आप लोगों का छूटा हुआ है और परीक्षा नज़दीक है। तो हम लोग परीक्षा को ध्यान में रख के काम करेंगे जो भी करेंगे। तो इसमें आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप सबका रूप याद करें। आपको मैं हमेशा कहता हूँ बालक का और बालिका का कम से कम 2 का याद कर लीजिए, कंठस्थ होना चाहिए। बालक और बालिका का अर्थ के साथ हो गया। उससे ज़्यादा कुछ कर सके तो मुनि का याद कर लीजिए, और नहीं तो कम से कम बालक बालिका का कर लीजिए। ये करना ही होगा, कंठस्थ करना होगा अर्थ के साथ। तो ये अर्थ तो दूसरा मैटर हो गया। उसके बाद आप आइए इसमें धातु रूप में। इसे सर्वनाम में पहले देख लेते हैं। सर्वनाम में जैसे मुकेश जी ने अभी प्रश्न किया कि सर उसमें संबोधन नहीं होता था। हाँ, सर्वनाम में संबोधन नहीं होगा, वो 7वीं विभक्ति तक ही होगा। और सर्वनाम में भी बहुत से शब्द हैं जिनका आपको रूप याद करना पड़ेगा, लेकिन सर्वनाम में एक खासियत है। जैसे मैंने कहा कि बालक का जो याद कर लेगा उसे नर को याद करने की समस्या नहीं होगी, उसी प्रकार इसमें भी है। सर्वनाम पद में आपको अस्मद, युष्मद, अस्मद का अलग रूप है। अस्मद मीन्स मैं, युष्मद तुम। तो अस्मद और युष्मद का आपको याद करना पड़ेगा। जो अस्मद का आप जब रूप याद करते हैं तो युष्मद में कुछ अपने आप कुछ आ जाता है, कुछ हेल्प हो जाता है, कुछ समझ में आ जाता है। जैसे महयम, उसमें महयम है तो उसमें क्या आया? तुभ्यम आ जाता है ना। उसमें मम आता है तो उसमें तव आ जाता है। 2 है ना उसमें म, यहाँ तव। तो कुछ सिमिलरिटी है, तो वो चीज़ है। लेकिन हमको उसको भी कैसे याद रखना है? कंठस्थ याद रखना है। अस्मद और युष्मद। अस्मद युष्मद में क्या है, याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि अस्मद और युष्मद सभी लिंगों के लिए मान्य है, सब में चलेगा। अस्मद माने मैं, और उसी प्रकार उसका भी सबका अर्थ निकलेगा। युष्मद में भी अर्थ निकलेगा। उसके बाद आता है तत् में। तत् में क्या आएगा? तत् का तीनों का अलग अलग रूप है। सहतौते, पुल्लिंग में क्या आएगा? सहतौते। स्त्रीलिंग वाले में शुरुआत में क्या है? प्रथम विभक्ति में साते ता। और उसमें क्या है? नपुंसकलिंग में तत्ते तानी। तत्ते, एकदम गौर से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल माइंड में कुछ नहीं सोचना है, केवल मेरी बात को सुनना समझना है। तत्ते तानी, और उसमें तत्ते तानी 2 बार है। उसके बाद तृतीया से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि तृतीया से वो सब सह के हिसाब से चलेगा। सहतौते में है ना तृतीया से, वैसा यानी पुल्लिंग वाला सेट हो जाएगा नपुंसकलिंग में। क्लियर हो गया? तो सह का याद करने से आपको मैंने बताया था पहले भी, जो सह को याद कर लेगा उसको कह का याद हो जाएगा, उसको यह का याद हो जाएगा, है ना। तो ये उसमें खासियत है। कह मीन्स जैसे कह कौन, तो जैसे कह वाला होगा पुल्लिंग के लिए, का होगा स्त्रीलिंग के लिए। इस तरह से उसका भी तीनों रूप आप देखेंगे तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सह का आपको याद रखना है। अस्मद युष्मद आपको हर हाल में याद रखना होगा, थोड़ा रटना पड़ेगा। और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो एक आता है यह विसर्ग, यह ऐसे आता है ना। यह मतलब जो, कह माने कौन होता है ना, यह मतलब जो। तो यह का भी उसी सेम आ जाएगा। आप स हटा दीजिए, उसके पे क बैठा दीजिए, बस हो जाएगा सारा। क हटा दीजिए, य बैठा दीजिए, बस जो वाला सारा हो जाएगा। जिसमें का कोई पूछे तो जो जान जाएगा
कस्मिन, कस्मिन माने किस में, कस्मिन माने किस में, अस्मिन माने इसमें, अस्मिन माने इसमें, यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, यस्मिन माने जिसमें। तो ये हुआ किसमें, क्या हुआ ये किसमें, और ये इसमें, और ये होगा जिसमें। आपको एटलीस्ट इतना को रखना है, यानी अस्मद युस्मद और सहवाला याद कर लेंगे। सर्व का एक आता है, तो सर्व का भी काफ़ी उसमें सिमिलर है, जैसे इन्होंने एक बार ग्रुप में डाल दिया था, बहुत अच्छा उसमें था, उसको फिर एक बार डाल दीजिएगा होगा तो। हाँ, उसको बहुत नहीं, वो जो आपने डाला था एक सबका सिमिलरिटी वाला, नहीं नहीं, वो ढंग लिखने का अलग है, हमको समझना है कि वो कहता क्या है ना, तो वो आपको काम देगा। इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। अर्थ में कोई समस्या है, मैंने उसमें अर्थ लिखाया था, जो लोग नए हैं वो लोग देख लेंगे, सबका अर्थ मैंने डाल दिया है, कुछ इसमें भी है, वीडियो मेरा होगा संस्कृत का, उसमें पहले से डाला हुआ यूट्यूब पर, उसमें आप देख लेंगे तो उसमें है। तो सर्वनाम का हो गया, संज्ञा की बात हो गई। उसके बाद हम धातु पे आते हैं, धातु पे आते हैं। तो धातु में मैंने आपको कहा था कि 5 लकार तक का आपको इंटर तक में काम पड़ता है, 5 लकार, उससे ज़्यादा भी है तो वो हायर क्लासेस में, लेकिन उतना हमको पढ़ना नहीं, हमको 5 लकार से ही काम चलाना है। सबसे ज़्यादा चलता है काम किससे, लट लकार से, जनरल यूज हम लोग करते हैं। तो लट लकार का मतलब क्या होता है, लट लकार मतलब वर्तमान काल, और लंग लकार मतलब भूतकाल, है ना। उसके बाद लिट लकार भविष्यत काल, भविष्य काल नहीं, भविष्यत काल, है ना। उसके बाद लोट लकार, वो अनुज्ञावाचक होता है, जैसे ऑर्डर देते हैं, है ना। हाँ, तो वो सब हो गया किसमें, लोट लकार। उसका विधिलिंग, विधिलिंग लकार बोलते हैं ना, तो वो किसके लिए, चाहिए के अर्थ, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। और सब का रूप आप सबको याद ही होगा, बहुत लोगों को, नए लोगों को याद नहीं है, प्रैक्टिस छूटा हुआ है, लेकिन ये सब याद कर लेना है। तो ये 5 लकार आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सेट करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैं पूछ लेता हूँ। अमरेश जी आप बताइए, आपको कितने लकार तक का ज्ञान है? एक भी ठीक से याद नहीं है, चलिए। संतोष जी आप बताइए, कितने तक आपको याद है? याद नहीं, लेकिन अब याद हो जाएगा, है ना। हाँ, हो जाएगा। प्रथम अभ्यास करेंगे ना बार बार, तो याद है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, उत्तम पुरुष, सब में हम पुरुष पुरुष लिख लेते हैं। लंग लकार में आप लोग देखेंगे पठ धातु का रूप लंग लकार में, आप लोग किताब में देखिए लंग लकार में रूप क्या है। वचन तो सब आदमी को याद है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं ना, और संस्कृत में 3। लंग लकार का मतलब, लंग लकार मतलब अभी मैंने कहा था, आप लोग का कहाँ ध्यान रहता है? इधर भी ध्यान रखिए ना, किताब में इतने खो जाते हैं कि भूतकाल, बात खत्म हो गई। लंग लकार, भूतकाल, पठ धातु का रूप लिखने वाले हैं। मैं सारा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे
है ना। बस समझ जाइए, लिखना नहीं है। हम लंग लकार में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? लंग लकार में आ रहे हैं। हम लट लकार में जाएंगे ही नहीं। आप लोग याद करना शुरू कीजिएगा तो लट से ही शुरू कीजिएगा। क्या लंग में ध्यान नहीं जाएगा? याद देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप मैक्सिमम विद्यार्थी का यही होगा कि जब वो सिलेबस कंप्लीट करते तो लास्ट वाला 2-3 चैप्टर छूट ही जाता है। और पहला चैप्टर सबका बड़ा मजबूत होता है कि नहीं? तो यहाँ पर बातें नहीं, बस केवल हमको क्या करना है? अभ्यास। बिल्कुल इजी है। लंग लकार को आप लोग क्या कहते हैं? लंग लकार को क्या बोलते? कौन सा? भूतकाल। भूतकाल मतलब बीत गया। हाँ, जैसे हम कहेंगे मुकेश ने भोज खाया। भोज खाया माने भोज खाने का काम कंप्लीट, वो हाँ पास्ट की बात हो गई, है ना। उसने पानी पिया, है ना। तो ये सब क्या है? पास्ट की बात हो गई। लंग लकार, ये सब क्या है? लंग लकार। अब इसमें संस्कृत में जो रूप होगा सब में अ लगा रहेगा, लंग लकार। इसमें खासियत है, उसका जो भी रूप होगा उसमें पहले क्या लगा रहेगा? अ लगा रहेगा। तो हम अ से समझ जाएंगे कि लंग लकार का ये धातु रूप है ना। भविष्यत काल वाले में जनरली सामान्यतः स्यति रहता है। समझ गया ना? क्या रहता है? स्यति। तो ऐसे कुछ है जो टेक्निक होते हैं जो आप लोग को कभी भूल जाइए, कभी होता है लोग याद कर लेते हैं। जैसे आपने कर लिया, इसका लंग भी याद कर लिया, लोट भी याद कर लिया, और कई भूल गए कि हाँ इसमें ये लंग कौन है और लोट कौन सा। कंफ्यूजन होगा ना। तो उस कंफ्यूजन को ऐसे दूर कीजिएगा, जो भूतकाल वाला होगा वो अ से होगा, है ना। अब भविष्य काल में स्यति है, ठीक है ना। तो ये दो कंप्लीट रहेगा आपका। स्यति वाला यानी लिट लकार कंप्लीट है, लंग लकार कंप्लीट है, मतलब दोनों में डाउट नहीं होगा। और लट लकार तो सब आदमी खूब रट के रेडी रहिएगा। तो सोचेगा तो वो पूछा जाता, हम पूछेंगे ही नहीं आपसे लट लकार पूछा ही नहीं जाएगा। लंग लकार आपसे पूछा जाएगा, लोट लकार पूछा जाएगा और विधिलिंग पूछा जाएगा। भविष्य लिट लकार भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि जिसको लट याद हो जाएगा उसको लिट इजीली याद हो जाएगा। क्या? तो लट से लिट हो जाएगा। याद करने में मेहनत किसमें है? लंग में, लोट में और विधिलिंग में। जो 5 पठ का जो याद कर लेगा ना, बाकी सब में वो दौड़ जाएगा। कुछ में है, कुछ में कुछ चेंज होते हैं। जैसे मैंने आप सबके सामने ये बात पहले भी रखी थी सामने कि परस्मयी पद, आत्मनेपद, जैसे धातु के रूप होते हैं तो कोई परस्मयी पद वाले होते हैं, कोई आत्मनेपद वाले होते हैं, और कोई में दोनों चलता है। तो आपको वो देखना होगा कि परस्मयी पद वाला है कि आत्मनेपद वाला है। तो परस्मयी पद का रूप एक जैसा होगा, फिर आत्मनेपद वाला रूप एक जैसा होगा। तो उसको आप देखेंगे तभी ना होगा, नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। अब कहिए कि धातु रूप तो बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। पठ मीन्स पढ़ना, भू मीन्स होना, अस मीन्स भी होना, लिख मीन्स लिखना। इस तरह से तो सामान्य है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब कहिए सर इतना कैसे याद किया जाए? तो एक तो फायदा है कि एक पठ का याद करते हैं तो भू का हो जाएगा, बाद बाकी नहीं होगा। इस गलतफहमी मत रहिए। चेंजेस हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं। अब सब आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे है कि बहुत आप 10-12 इजीली याद कर लेंगे पठ के आधार पर। आप देखेंगे तो अंतर पता चलेगा। मैंने कहा ना, आत्मनेपद और परस्मयी पद दोनों का रूप अलग होता है। उसमें जो धातु है उसमें जो प्रत्यय लगता है, प्रत्यय समझ रहे ना, प्रत्यय पहले लगता है कि बाद में लगता है? विभा जी कहाँ ध्यान है आपका? प्रत्यय पहले रहता है बाद में लगता है?
प्रत्यय बाद में लगता है। अभी लिखने पर मत ध्यान दीजिए, वैसे छूट जाएगा। अब मेरी बात सुनिए ना, लिखने के लिए तो पूरा उसमें रहेगा। प्रत्यय बाद में लगता है, सब में प्रत्यय लगा हुआ है। पठ से पठती बन गया, पठिष्यति बन गया, ये सब कैसे हुआ? ये प्रत्यय के लगने से हुआ है। तो आत्मनेपद वाला रूप उसमें अलग प्रत्यय लगेगा, परस्मय पद वाले में अलग प्रत्यय लगेगा। तो प्रत्यय को पकड़ना पड़ता है। जैसे पठ में ती इस लगा के हम पठती कह रहे हैं, क्या पठ में ती लगा देते हैं मोटे तौर पे, लेकिन भू धातु है, धातु है भू धातु, तो भू में ती नहीं लगाते हैं, भाव में ती लगाते हैं। उसका भी नियम मैंने बता दिया है, लेकिन अभी हमें तेजी में आगे बढ़ना है, इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने बता दिया था कैसे कि भू से भाव करके वो ऐसे होता है, कौन सा प्रत्यय किस लगता है मैंने बताया था, उसको छोड़ दीजिए। आपको यहाँ क्या देखना है कि आपको पठ धातु का तो पूरा याद करना है। पठ हो गया तो लिख हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा, लेकिन गच्छ वाले में एक वहाँ पे एक जगह आप लोग फंसिएगा। कहाँ फंसिएगा? उसके लिट लकार में गमिष्यति हो जाएगा। जैसे पठिष्यति होता है ना, ऐसे गच्छ का बाकी चारों जो लकार हैं उसमें गच्छ में जैसे तीता अंति करके जोड़ते हैं, तो इसमें गमिष्यति हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? गमिष्यति। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। महत्वपूर्ण धातु जो है वो आपको है कि क्री धातु। क्री मीन्स करना, तो क्री धातु का आपको रूप याद करना पड़ेगा। पूरा याद अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम करोति का याद कर लीजिए, कुर्वंती का याद कर लीजिए। करोति मीन्स क्या होगा, कुर्वंती मीन्स क्या होगा, करोति किसके साथ आएगा, कुर्वंती किसके साथ आएगा, उसको करना होगा। अस धातु में अस्थि वाला करना पड़ेगा। अस्थि अस्थ संति है ना, किताब में देखें आप लोग, अस्थि अस्थ संति उसमें होगा। उसके बाद देखिए अस्थि वाला हो गया, एक भवती वाला भी देखिएगा। भूत, हाँ, भवती भवती भवता भवंती, उसमें भी भविष्यति। तो आपको भवती वाला देख लेना है, उसमें अस्थि वाला देख लेना है, लंग लकार में भी देख लेना है, आसीत, आस्ताम, और क्या है तीसरा, क्या है देखिए किताब में देखिए, आसीत है। अस धातु में देखिए, अस धातु के लंग लकार में देखिए, आसीत के बाद क्या है, पहला आसीत है, दूसरा आस्ताम है, तीसरा क्या है, आसित है, आसन नहीं, क्या है, आस्ताम, आसन है ना, आसन है, आसन है कि नहीं है? मैं क्यों कर रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि करना आपको है। मैं केवल गाइड हूँ, करना आपको है। मैं पथ प्रदर्शक हूँ और आप पथिक हैं क्या? तो वहाँ पर आपको उसका याद करना है, एटलीस्ट उसको टिक लगा लीजिए पेंसिल से कि उसका, हाँ वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो तीनों जानना ही है। अस धातु माने होना, आसित मतलब था, आसित मतलब क्या होगा, एक के लिए। राम रहेगा तो आसित, राम और श्याम हो जाएंगे तो क्या होगा, आस्ताम, और राम श्याम मोहन तीनों हो जाएंगे तो आसन, आसन। समझ गए? फिर भवती वाला देखिए तो मिला कहीं, हाँ वो भी है, और उसका लट लकार देखिए और लंग लकार देखिए। सर इसमें अस का अस्थि है और एगो आसित है, दुइये गो है। नहीं तो उसका भी होगा, और भी रूप है, आसन है ना। अस का अब उस पर डिपेंड करेगा ना कि आपका लंग लकार में तो न होगा, न होगा, न इसका भी होगा, न उसका भी होगा। नौ में देखिए ना, उसमें भी न होगा ना, अस्थि वाला, अस्थि अस्तः संति है कि नहीं, मिला मुकेश जी, मिला आपको? अस धातु में देखिए ना, अस्थि अस्तः संति, तो आपको वो दोनों याद करना पड़ेगा। इसमें टिक लगा लीजिए, हर हाल में आपको याद होना चाहिए, भू वाला सारा। हाँ हाँ सर यहाँ है ना अस का होना,
अस का। ये है उसके बाद ये आ जाएगा। हाँ उसमें देखिए अस वाला में देखिए यही नहीं। अस वाला में जो ये कहा जा रहा है लिट लकार, जी सर। वो भविष्यति वाला ही होगा। वही है ना। हाँ वही होगा सेम। अस वाला में वही रूप होगा। भविष्य फंसिए नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ लिट लकार का। मतलब हाँ लिट लकार का, लिट लकार का भविष्यति वाला ही होगा। जो भू वाला था, भू का देखिए भविष्यति वही होगा। भू वाला है देखिए, तो अस का भू का वही होगा। मिलेगा भू, मिलेगा भू धातु मिलेगा, उसका सेम होगा। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें आपको फंसना नहीं है। तो ये बात हो गई धातु रूप की। अब धातु रूप में अब सेट कैसे करना है? सेट करने के लिए क्या है, जैसे आपको ये भी बताया गया था कि प्रथमा विभक्ति में जो यूज होगा शब्द का रूप, चाहे वो संज्ञा पद हो या फिर सर्वनाम पद हो, जो प्रथमा विभक्ति में है वो कर्ता के रूप में आता है। किस रूप में आएगा? कर्ता के रूप में। किस में आएगा? देखिए हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं, जैसे कर्तृवाच्य का रहता है वाक्य, यानी कर्ता उसमें प्रमुख होता है। जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो यहाँ भी संस्कृत में भी वाच्य है, तो उसमें कर्ता प्रमुख होगा। कर्ता प्रमुख होगा तो वो कर्तृवाच्य का होगा। और जनरली कर्तृवाच्य का वाक्य हम लोग देखते हैं, जैसे राम पढ़ता है तो ये कर्तृवाच्य का हो गया, है ना, ये कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ। तो इसमें हम देखेंगे वो कर्ता के रूप में आएगा। और किस विभक्ति? प्रथमा विभक्ति में। कर्ता किस विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में आएगा, या प्रथमा विभक्ति का जो भी है, संज्ञा पद हो या सर्वनाम पद हो, किस रूप में आएगा? प्रथमा विभक्ति में वो कर्ता के रूप में आएगा। अब कर्ता आ गया तो यहाँ पर देखिए, वाक्य जब बनाते हैं तो कर्ता को पहले रखते हैं, उसके बाद दूसरे को देखते हैं। क्या? कर्ता प्रमुख होता है और क्रिया उसकी अनुगामिनी होती है, यानी कर्ता के पीछे पीछे क्रिया चलती है ना। तो ये कर्तृवाच्य का है। तो कर्ता को पहले देख लेंगे। तो इसमें जो आएगा, ये अगर पुल्लिंग है तो इसमें अगर हम लेते हैं तत् का, तो यहाँ पर देखिए तत् का होगा, क्या होगा? पुल्लिंग में स, क्या होगा? स। और अगर स्त्रीलिंग के लिए लेंगे तो क्या होगा? सा। और नपुंसकलिंग के लिए तत् होगा ना। तो तत्फलम, जैसे कहते हैं ना तत्फलम, फलम भी, जैसे फलम यहाँ अगर हम फलम भी लिख सकते हैं, जैसा अगर यूज होगा वैसा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम सह देख रहे हैं, और इसके साथ क्या आएगा? हम इसमें जब पठती आएगा इजीली, ये लट लकार में। लेकिन हमने चर्चा की किससे? भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है रूप? सह और पठत। संस्कृत में आप लोग याद रखेंगे, जो होता है ना हलंत, उसका ख्याल रखना है। और पठत में हलंत होगा, देख के बोलिएगा। कोई आदमी अभी आलस नहीं दिखाइएगा, पूरा तत्पर होकर के पढ़िए। सह और पठत। अगर वो मिस्टेक हुआ उसमें हलंत में तो अर्थ बदल जाएगा, देखिएगा बहुत जगह। विसर्ग अगर छोड़ा आपने तो भी अर्थ बदल जाएगा, है ना। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सह और पठत क्या होगा? सह और पठत। उसके बाद फिर आएंगे हम सह के बाद तौ और पठताम। इसमें भी क्या है? हलंत है। एकदम कॉन्शियस होकर के अभी माइंड में इसको पूरी तरह से एडजस्ट कर लेना है। आज के बाद लंग लकार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सह अपठत, तौ अपठताम, और ते क्या होगा? अपठत अपठताम और पठन। देखिए ठीक है। कभी कभी जांच करने के लिए हम गलत भी बोर्ड पर लिख देंगे,
आप लोग को ध्यान में रखना है, ऐसे कि जीजी करते रहना सीधे, ठीक है ना। त्वम के साथ क्या होगा? इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, है ना। अपठम है ना, एकदम बोलिए, नहीं बोलिएगा तो नहीं होगा। संस्कृत कहता है रटिए, और जो आदमी बोलने से परहेज करेगा उसका संस्कृत कभी होगा? किसी को अपना बनाने के लिए उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है क्या? त्वम अपठः। आज आप लोगों को संस्कृत से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि संस्कृत के लिए आपने कितना समय दिया? कोई कुर्बानी नहीं दिया आपने, है ना। त्वम अपठः। त्वम के बाद यहाँ क्या आता है? युवाम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों। इसके साथ अपठतम होगा सर, आकार हट जाएगा, आकार हट जाएगा। अपठतम क्या होगा? ये मोहलंत है, ये है देखिए ताम है, यहाँ तम है, देख रहे हैं ना। तो कुछ दिमाग में सेट कीजिए, कुछ टेक्निक अप्लाई कीजिए कि भाई इसमें ता है, इसमें केवल तो रहेगा नहीं तो याद रहेगा, इसमें केवल विसर्ग रहेगा क्या? वो तो सब में रहेगा। पठ है तो पठ रहेगा, विसर्ग अपना मन से कूद के आ जाएगा। इसमें देखिए उसके बाद क्या है? ये तो बहुत ज्यादा सट गया इसमें, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, है ना। यूयम होगा, क्या होगा? यूयम। यूयम के बाद क्या होगा? अपठा अपठतम अपठत तो है, यही है। अब देखिए इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं, यही चीज है। मैंने कहा था ना, हलंत मिस्टेक कीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा क्या? उसे मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ ताम है, यहाँ तम है, एक समझिए आकार का फर्क है क्या? चेंज हो जाएगा। उसके बाद आइए इसमें अहम, क्या होगा? अहम। अब हम भूल जाते हैं, आपसे बोलिएगा नहीं, क्या होगा? अपठम। हाँ बोलते हैं, गर्मी पर ध्यान मत दीजिए, एकदम इस पर ध्यान दीजिएगा तो गर्मी भूल जाइएगा। अहम अपठम, अहम अपठम। अहम के बाद क्या होगा? आवाम। अहम आवाम। अवयम होता है ना, यहाँ क्या होता है? वयम। आवाम के साथ क्या आएगा? अपठम तो यहाँ होगा अपठाव। अपठाव होगा, इसमें हलंत होगा नहीं होगा। अपठाव और क्या होगा? पठाम, वो की जगह पे मोह हो जाएगा। चलिए तो अब इसका अर्थ भी ना जानना होगा क्या? मुकेश जी को दिक्कत है? हमको नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ देखिए बिल्कुल माइंड को ओपन रखिए। सर इसमें हम एकदम कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, यही जानना है। यहाँ देखिए और तो सब में रहेगा, सब के पहले क्या है? और है। आप पठ सब में है, देख रहे हैं ना, सब में कहीं पठ छूटा हुआ है और रहेगा ही, पठ रहेगा ही। यानी पठ क्या है? वो धातु है क्या? उसमें पहले तत्, ये तो है, तो ताम, तो ताम, तामते हैं लोग, तो ताम क्या है? न, तो ताम, और ये क्या है? न। ये क्या है? विसर्ग है। ये क्या है? तम है। ताम से नीचे देखिए, तम पूरी तरह से फोकस यहाँ रखिए। एंड उसके बाद क्या है? तो है, यहाँ तो हलंत, यहाँ केवल क्या रहेगा? तो रहेगा। ये अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ हलंत कहाँ का नहीं लगा है? एक यहाँ नहीं लगा है, एक यहाँ नहीं लगा है, और एक यहाँ नहीं लगा। 3 जगह देख रहे हैं कि हलंत नहीं लगा। तो ऐसे भी याद करने का कुछ रेफरेंस होता है। जैसे हम लोग कहीं खो जाते हैं
तो कहते हैं ना कि भाई हम कहाँ पर है, कोई अनजान जगह पर जाते हैं तो किसी को अपना बताते हैं लोकेशन, कहते हैं हम यहाँ पर एक पेड़ के नीचे हैं, क्या यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ से एक रास्ता जा रही है, किधर जाना है, यहाँ से 2 सड़क जा रही है, किधर से जाए आपके घर पहुँच जाए, नहीं पूछते हैं ना हम लोग। तो वही बात है। तो एक रेफरेंस याद रखिए, इसे भी रेफरेंस काम देगा कि कहाँ पर विसर्ग है और कहाँ पे ताम है, ताम के नीचे तम, ताम के नीचे तम है। अब विसर्ग कहाँ पर होता है, एक लोकेशन याद रहेगा, उससे दूसरा का लोकेशन पता चल जाता है। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, 10 बार लिखिए ना, मैं गारंटी देता हूँ 50% उससे में आपको याद हो जाएगा, है ना। आपको वहाँ पर हिंदी से संस्कृत नहीं करना है। सीटेट का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हिंदी से संस्कृत करना है, नहीं करना है। संस्कृत से आपको हिंदी भी नहीं करना है, समझ के ठीक कर देना है। तो आपको जब आपके सामने आएगा ना वैसा सेंटेंस, अपने आप दिमाग काम कर जाएगा, वो इसमें विसर्ग होगा, इसमें नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहिएगा ना, पूरा नहीं भी रहेगा ना तो भी आपको वहाँ समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ होना चाहिए। क्या इसको हम लोग अब इसका अर्थ देखते हैं। मुकेश जी देखिए तो सेट हो गया, सेट करने आ गया ना। इसका अर्थ देखेंगे ना, अर्थ क्या है। सह, सह माने क्या होता है, वह होता है। सह अपठत, उसने पढ़ा, वह ने हम लोग नहीं कहते हैं। विभा जी ध्यान दीजिएगा, अभी केवल मेरी बात सुनिए, लिख तो बाद में भी लीजिएगा, कि बात सुनिए ना तब रास्ता मिलेगा। सह अपठत, उसने पढ़ा, क्या होगा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। बोलने वाला क्या होता है, पढ़ा, उसने पढ़ा। या वह पढ़ता था, इसको क्या कहेंगे, वह पढ़ता था, ये भी कह सकते हैं। उसने पढ़ा या वह पढ़ता था, ये किसके लिए हो गया, पहला के लिए हो गया, वह पढ़ता था, है ना। तो ये इसका हो गया। दूसरा देखिए, तौ अपठताम, तौ अपठताम। तौ मतलब वे दोनों, क्या कहेंगे, वे दोनों क्या करते थे, पढ़ते थे। वे दोनों, उन दोनों ने पढ़ा या वे दोनों पढ़ते थे, वे दोनों पढ़ते थे। पहले इसे ही लिख देते हैं, क्योंकि नियम जान गए हम लोग। जो आदमी गाड़ी चलाना ठीक से सीख जाएगा, उसको खरंजा दीजिए कि NH दीजिए, सब में चला लेगा, है कि नहीं। और नया आदमी रहेगा तब उसको बढ़िया से बढ़िया रोड दीजिए, 1-2 बार गिर ही जाएगा या धक्का मार देगा, है कि नहीं। तो अब आप लोग होशियार हो गए। आप पहले भी कह सकते उसने पढ़ा, अब बाद में कहिएगा वह पढ़ता था। लेकिन अगर नए में आप कहते सर इसको आप ऊपर ना काहे लिखिए, यहाँ ऊपर का नीचे लिख दिए, नहीं। अब आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, उसने पढ़ा हम पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। क्या, तो मैंने लिखा वे दोनों पढ़ते थे, उसके बाद उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने क्या होगा, पढ़ा। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई द्विवचन। क्या इसको भूल जाइएगा आप लोग, नहीं, ये पहले से भी हम तो कहते हैं भूल जाइए इसको। क्या कोई दिक्कत है क्या मुकेश, इसको भूल जाइएगा ना। आज क्या, आज भूल जाना है। चलिए अब इधर दिख रहा है कि नहीं, हाथ मेरा दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। अब इसका इधर से लिखना। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग तो होशियार है, यहाँ से लिख देते हैं। अब इसको अब देखिए ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ते अपठन, क्या होगा, ते अपठन, ते अपठन। ते मतलब क्या होगा, वे लोग या वे सब भी हो जाएगा। वे लोग कहिए चाहे क्या कहिए, वे सब कहिए। वे लोग बालिका वाली, देखिए उसमें जो इसका जो ते का दो जगह अलग अलग मीनिंग हो जाए। ते आएगा बहुवचन रूप किसके लिए, पुल्लिंग के लिए,
और ते जो द्विवचन रूप है वो आएगा स्त्रीलिंग के लिए, है ना। बालिका के दो लड़कियों के लिए क्या आएगा? ते। जैसे ते होगा ना, बालिका बालिके ते बालिके, यानी वे दोनों लड़कियां। ते फिर क्या होगा? ते बालका, ते बालका माने वे सब लड़के, और बालिका से पहले क्या आएगा? ते बालिके। तो वहाँ दो लड़कियों के बारे में चर्चा होगी, यानी वे दो लड़कियां, है ना। सह बालका कह सकते हैं ऐसे, सह बालिका के पहले क्या आएगा? सह ऐसे कर यूज कर लेंगे। और सा बालिका, सा बालिका, तो वो देखना है कि भाई उसमें सा ते ता होता है, उसमें क्या होता है? सहतौ ते होता है, सहतौ ते, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, जो होगा वो लिखेंगे, है ना। लड़की के लिए अगर दो लड़कियों की बात होगी तो उसमें ते लिखना पड़ेगा, लेकिन दो लड़कों की बात होगी तो तौ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तौ। तो उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? इसमें सा ते ता, यहाँ सह तौ ते, वो अलग रूट है, वो अलग रूट है कि नहीं। शराब है, बिहार में पीना अपराध है, दूसरे स्टेट पीजिए, क्या चीज़ तो वही है। ते है, स्त्रीलिंग में है तो उसको द्विवचन में ले आइए, आप पुल्लिंग में है तो बहुवचन में ले आइए, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, वे सब क्या होते हैं बताइए ना, बोलते नहीं आप लोग। वे सब पढ़ते, और क्या है? थे, या उन लोगों ने पढ़ा, या फिर क्या कहेंगे? उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ा, ये भी कह सकते हैं। हो गया। अब इसको हम मिटा भी देंगे नहीं, अब उतारने का आप लोग प्रयास भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रयास कीजिएगा तो ध्यान आपका जो है, हाँ वीडियो बन रहा है, देख लेते।